तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। ये संसद में पेश किया गया राष्ट्रीय बजट का एक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, जो विपक्ष के एक सांसद ने दिया था। इसमें राजनीति से ज्यादा फैक्ट्स और आंकड़ों पर बात की गई है। चलिए इसे समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को ना 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट में क्या अच्छा था, फिर हम उन चीजों पर नजर डालेंगे जो चिंता का विषय है, और आखिर में कुछ बहुत ही इनोवेटिव सुझावों पर बात करेंगे जो दिए गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां बजट में की गई 4 अच्छी बातों को माना गया है। देखते हैं कि वो क्या है। ये हैं वो 4 मेन पॉइंट्स जिनकी तारीफ की गई। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स में जो ये भारी बढ़ोतरी हुई है, उस पर काफी जोर दिया गया। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बला है? आसान भाषा में, जब सरकार सड़कें, पुल या पोर्ट्स बनाने में पैसा लगाती है, तो उससे सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, सीमेंट बिकता है, स्टील बिकता है। मतलब 1 रुपए का खर्च इकोनॉमी में घूमकर कई रुपए का काम कर जाता है। और ये आंकड़ा बड़ा मजेदार है। हुआ ये कि पिछले साल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से $30 बिलियन खींच लिए, और ठीक इसके बाद सरकार ने एनआरआई मतलब हमारे जो विदेश में बसे भारतीय हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट के नियम आसान कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंसी कम करके अपने ही लोगों से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाह रही है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां कुछ चिंताएं भी जताई गई। देखते हैं कि 4 मुख्य समस्याएं क्या बताई गई। तो ये वो 4 मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें क्रिटिसाइज किया गया। इसमें मिडिल क्लास की परेशानियों से लेकर देश के बढ़ते कर्ज तक की बात है। यहाँ तर्क ये दिया गया कि सरकार का जो कर्ज है वो असल में उससे कहीं ज्यादा है जितना पेपर्स पर दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स शामिल नहीं हैं। अब ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल हो जो आप अपने घर के मेन बजट में दिखाते ही नहीं हैं। मतलब एक तरह का छिपा हुआ कर्ज। और इसका मतलब ये हुआ कि देश पर कर्ज का बोझ शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकता है। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि हम और आप जैसे आम लोगों ने मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा इनकम टैक्स भरा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि देश चलाने का जो टैक्स का बोझ है, वो कॉरपोरेट से ज्यादा अब मिडिल क्लास परिवारों पर आ गया है। और ये बोझ तब बढ़ रहा है जब मिडिल क्लास के लिए गुजारा करना पहले ही मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों की स्कूल फीस हो, डॉक्टर का बिल हो, घर का किराया, हर चीज तो महंगी हो ही रही है। ये जो चार्ट है ना, ये पब्लिक हेल्थ पर हमारे खर्च की असलियत दिखाता है। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ आधा % हेल्थ पर खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका 18% और यूके 12% खर्च करता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इससे साफ पता चलता है कि हेल्थ केयर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कितना नीचे है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश के लाखों परिवारों की सच्चाई है। एक मेडिकल इमरजेंसी आती है और पूरा परिवार अपनी सारी जमा पूंजी खोकर सालों के लिए कर्ज में डूब जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो गिना दी, लेकिन क्या कोई सोल्यूशन भी है? बिल्कुल है। इस स्पीच का सबसे मजेदार हिस्सा यही था, जहां सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि 4 बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दिए गए। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सुझाव एक ऐसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए है जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं। क्या किसी को अंदाजा है कि इंडिया के सिविल कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं, उनमें से 66% मतलब हर 3 में से 2 केस किस चीज के होते हैं? जमीन और प्रॉपर्टी के झगड़े। सोच कर देखिए, हमारे कोर्ट्स का इतना सारा वक्त और एनर्जी बस इन झगड़ों में ही चला जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक लैंड रजिस्ट्री। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल बही खाता है जिसे कोई हैक या बदल नहीं सकता। और इसका असर? अरे कमाल का! जहां इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में महीनों लग जाते हैं, वहीं यूएई में ये काम बस 10 मिनट में हो जाता है। 10 मिनट! ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा सुझाव सैलरीड क्लास के लिए है। देखिए, चीजें तो हर साल महंगी होती हैं, पर क्या सैलरी भी उसी रफ्तार से बढ़ती है? नहीं। तो सुझाव ये है कि सैलरी को सीधे सीधे महंगाई से जोड़ दिया जाए। मतलब जितनी महंगाई बढ़े उतनी सैलरी भी बढ़े। इससे लोगों की जो खरीदने की ताकत है वो कम नहीं होगी। तीसरा आइडिया है राज्यों को और पावर देने का। अभी क्या होता है, केंद्र सरकार जब राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देती है तो वो लोन की तरह होता है जिसे वापस चुकाना पड़ता है। सुझाव ये है कि इसे लोन की जगह ग्रांट बना दो।
मतलब पैसा दिया और भूल गए। इससे क्या होगा? राज्य बिना कर्ज के बोझ के अपने लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें बना पाएंगे। और अब आते हैं आखिरी और बहुत ही जरूरी सुझाव पर। ये जुड़ा है क्रिप्टो जैसी डिजिटल एसेट से। हमारे यहाँ इसको लेकर नियम इतने कंफ्यूजिंग हैं कि लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस इंडिया से बाहर चला गया है। सोचिए कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा मौका हम खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास क्लियर रूल्स नहीं हैं। और यहीं पर उस विरोधाभास की बात हुई। हम इन चीजों पर टैक्स तो ऐसे लेते हैं जैसे ये लीगल हों, पर नियम ऐसे बनाते हैं जैसे ये इल्लीगल हों। ये तो वही बात हुई कि आप किसी से कहें कि गाड़ी चलाओ, पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देंगे। यही कंफ्यूजन है जो इन्वेस्टर्स को बाहर भेज रहा है। तो रास्ता साफ है, इन चीजों को बैन करने या अनदेखा करने से बात नहीं बनेगी। जरूरत है एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। एक साफ सुथरा कानून बनाइए। इससे इन्वेस्टर्स भी प्रोटेक्टेड फील करेंगे और सरकार को भी इस उभरती हुई इंडस्ट्री से टैक्स मिलेगा। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक अच्छी इकोनॉमी और अच्छी गवर्नेंस का रास्ता यही नहीं है, जहां हम सिर्फ कमियां न निकालें बल्कि जो अच्छा है उसकी तारीफ भी करें और फिर जो बुरा है उसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दें? शायद यही एक बैलेंस्ड अप्रोच है। सोचने वाली बात है ना?